सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें। यानी भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें प्रचलित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्याज होता क्या है, उसका अर्थ। फिर हम देखेंगे कि ब्याज दरों में भिन्नता के कारण क्या हैं, जो इंटरेस्ट रेट होती हैं वो अलग अलग क्यों होती हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास में ब्याज दर का जो होता है वो महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत में प्राचीन इतिहास को भी देखा जाए तो कौटिल्य के टाइम से भी ब्याज और ब्याज दरों का उल्लेख मिलता है। ब्याज दरों का उस टाइम भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। कौटिल्य ने भी अपने शास्त्र में ब्याज दरों के बारे में विस्तृत विवेचन किया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ब्याज दरें आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट का कार्य करती हैं। ब्याज दरों में कमी या वृद्धि से विकास के लक्ष्यों को प्रभावित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्याज दरें होती है उसका प्रभाव भी देश की अर्थव्यवस्था की आंतरिक ब्याज दरों पर पड़ता है। भारत के संबंध में अगर बात की जाए तो ब्याज दर का जो निर्धारण है वो मोटे तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और जो उसके माध्यम से फिर कमर्शियल बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीय भूमिका के रूप में आरबीआई कार्य करता है। तो आज के लेसन में हम यही चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। ब्याज दरें अर्थ क्या है, ब्याज क्या होता है। पूंजी के प्रयोग का मूल्य ही क्या है, ब्याज है। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल थे, उनकी कोट है कि ब्याज किसी भी बाजार में पूंजी के प्रयोग का मूल्य है। यानी आप पूंजी का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, ब्याज है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसके संबंध में अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी है। जैसे कि J.M. केन्स ने बोला है कि ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। यानी आपके पास पैसा था, आपने किसी को दिया, उसके बदले जो आपको पुरस्कार मिल रहा है वो क्या है, ब्याज है। यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो मीनिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, आपका पूंजी के उपयोग के बदले प्राप्त प्रतिफल की मात्रा को हम क्या कह सकते हैं, ब्याज या ब्याज दर कह सकते हैं। पूंजी के उपयोग का प्रतिफल तथा ब्याज विभिन्न व्यवसायों में सामान्यतः समान होता है, लेकिन डिपेंड करता है, इसमें बहुत सी कंडीशंस होती हैं जो इसको चेंज करवाती हैं। अब ये तो हमने देखा कि ब्याज होता क्या, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट क्या होती है। अब इसका निर्धारण कैसे होगा। निर्धारण साधारण रूप से अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। तो ब्याज का निर्धारण भी कैसे होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। यानी पूंजी की मांग कितनी है, पूंजी की पूर्ति कितनी है, इन दोनों के सामंजस्य से ब्याज दर का निर्धारण होगा। मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है तो बढ़ जाएगा, पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है तो कम हो जाएगा। तो मेन फैक्टर तो इसका क्या हुआ, आपका मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। फिर इसके कई अन्य कारक आते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जो हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल से पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। यहाँ हम कंसेप्ट के रूप में समझने के लिए समझ सकते हैं कि निर्धारण कैसे होता है, मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा और अन्य कारकों के द्वारा। अब बात आती है कि ब्याज दर और आर्थिक विकास में क्या संबंध होता है। तो अगर हम साधारण रूप से अगर बात करें तो जो प्रारंभिक अवस्था या हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की बात करें या विकासशील देश की बात करें तो सामान्यतः वहाँ पर क्या होता है कि ऊंची ब्याज दर देखने को हमें मिलती है। ऊंची ब्याज दर देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से क्या होता है कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है आर्थिक विकास की, तो जब कृषि उद्योग और व्यापार या आधारभूत संरचना की बात करें, जब उनका विकास किया जाना होता है, नई नई परियोजनाओं का संचालन करना होता है, तो धन की मांग क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब मांग ज़्यादा होती है, पूर्ति उतनी होती नहीं है, तो मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा क्या होगा, ब्याज दरें क्या होंगी, ऊंची होंगी। भारी मात्रा में विनियोजन के कारण आर्थिक विकास के स्तर में बढ़ोतरी होती है धीरे धीरे। फलस्वरूप देश में क्या होता है, इनकम बढ़ती है, देश की इनकम बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, बचत करने की क्षमता बढ़ती है और पूंजी की पूर्ति मांग की तुलना में धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, अधिक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब ऐसी अवस्था जब आती है तो धीरे धीरे ब्याज दरें भी कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यानी प्रारंभिक अवस्था से जब धीरे धीरे देश विकसित की ओर अग्रसर होने लगता है तो ब्याज दर साधारण रूप से क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि विकसित जो अवस्था है उसके अंदर पूंजी की पूर्ति मांग की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अर्थात जो पूंजी देने वाले या ऋण प्रदान करने वाले ऋण चालने वालों की तुलना में अधिक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्याज दरें कम होती है क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम लागू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि ब्याज दर और आर्थिक विकास में क्या संबंध हो। अगर प्रारंभिक अवस्था है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो साधारण रूप से देखने को जो मिलता है वो क्या होता है, ऊंची ब्याज दर देखने को मिलती है और विकसित अवस्था में धीरे धीरे ब्याज दर कम होनी स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अर्थव्यवस्था और ज़्यादा अग्रसर हो रही है अपने विकास की ओर और ज़्यादा विकसित हो रही है तो ब्याज दरें शून्य हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। पूंजी के बदले हमें कभी ना कभी कुछ त्याग करना ही पड़ता है। हालांकि कुछ देशों के संबंध में बात की जाए पिछले वाले सालों में तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिली है। यानी कुछ देशों के अंदर ये प्रावधान तक है कि अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है और आपको बैंक में रखना है तो बैंक आपके ऊपर चार्ज करता है उसका, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के दौरान होती है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं संबंध में, सामान्य परिस्थितियों में तो ब्याज दर हमें पूंजी के प्रयोग के बदले देनी ही पड़ती है। अब बात आती है कि ब्याज दरें समान क्यों नहीं होती, ब्याज दरें अलग अलग क्यों है। तो ब्याज दरों में भिन्नता के कारण क्या है। तो भारत में भी क्या है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट प्रचलित है, जो हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट कौन सी है और उसका डिटेल स्टडी क्या है। लेकिन जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होती हैं उनका कारण क्या है, क्यों होती है भिन्नता। पूंजी के उपयोग के बदले जो हम प्रतिफल दे रहे हैं वो समान होना चाहिए, समान नहीं होता है। उसके लिए आपको शुरू में बताया क्या कारण होता है। एक तो मांग पूर्ति की शक्तियाँ प्रभावित करती है और अन्य कारक प्रभावित करते हैं, या हम जो अन्य स्रोत हैं मूल कारण जिसके हैं उनका अध्ययन करें। तो उसमें आपका जो पहला पॉइंट आता है वो आता है बैंकिंग विकास का स्तर, लेवल ऑफ बैंकिंग डेवलपमेंट। बैंकिंग विकास का स्तर ब्याज दरों में भिन्नता का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जितनी बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का नेटवर्क ज़्यादा मजबूत होगा, वो ज़्यादा फैली हुई होंगी, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, तो ब्याज दरें साधारण रूप से क्या होंगी, कम होंगी। और जहाँ पर बैंकिंग का विकास कम होता है वहाँ पर ब्याज दरें तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं, क्योंकि फिर जो बैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो असंगठित क्षेत्र, महाजन, साहूकार ये ज़्यादा होंगे, तो तुलनात्मक रूप से ये क्या करते हैं, ज़्यादा ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाते हैं। तो बैंकिंग स्तर का अगर ढांचा मजबूत है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होंगी, कम होंगी, इसके विपरीत वो ज़्यादा होंगी। दूसरा इसका कारण आता है वो है व्यावसायिक स्थितियों में अंतर, डिफरेंस इन बिजनेस कंडीशंस। अब अलग अलग जो बिजनेस होते हैं उनमें जो रिस्क होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जहाँ रिस्क ज़्यादा होंगी वहाँ पर ब्याज दरें भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और कम जोखिम वाले जो व्यवसाय होंगे उनमें इंटरेस्ट रेट क्या होंगी, कम होंगी। अब जैसे कि साधारण रूप से आप अगर पर्सनल लोन लेते हैं, बात करें हम, और आप एजुकेशन लोन लेते हैं या फिर हाउस लोन लेते हैं, तो जैसे जैसे इनमें रिस्क फैक्टर की बात आती है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है, हाउस लोन में कम हो जाती हैं, क्योंकि उनके बदले उनकी क्या होता है, मोर्गेज होता है उनके पास, बैंकों के पास। तो इसी तरह से बिजनेस के लिए जो अलग अलग आपको दिया जाएगा पूंजी, उसमें भी इंटरेस्ट रेट क्या होंगी, उसकी रिस्क फैक्टर के आधार पर निर्धारित होती हैं। तीसरा पॉइंट इसका आता है व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनल डिफरेंस। ब्याज दरों का संबंध जो होता है वो व्यक्तिगत कैरेक्टर के ऊपर होता है। जैसे कि इनका अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर उनको नापा जाता है कि आप कितने पॉइंट्स पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके आधार पे बैंक क्या करता है, देखता है इनके पीछे इन्होंने लोन कैसे चुकाया है, इनके ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं, तो उसके आधार पे वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट उनके हिसाब से चार्ज करते हैं। कुछ उनके विश्वास पात्र या अच्छे जो कस्टमर होते हैं उनको रेट्स वो क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। तो ये इसके डिफरेंस के कारण थे। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो है ऋण की अवधि। आप कितने टाइम के लिए, लोन का जो पीरियड क्या है वो कितना है, उधार देने की अवधि जितनी कम होती है ब्याज दर भी कम होगी। अवधि आपकी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है, तो तुलनात्मक रूप से जो होता है वो जोखिम की संभावना ज़्यादा होती है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। क्योंकि जो बंदा आपको पैसा उपलब्ध करा रहा है उसको बहुत लंबे टाइम तक देना पड़ेगा और खुद को उस तरलता से क्या होना पड़ेगा, वंचित होना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट रेट क्या करता है, ज़्यादा चार्ज करता है। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट इसका आता है आर्थिक विकास का भिन्न स्तर, जो आपको शुरू में समझा दिया गया, डिफरेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी प्रारंभिक अवस्था है तो रेट ज़्यादा होगी, जैसे जैसे विकसित की ओर अग्रसर होगा तो इंटरेस्ट रेट तुलनात्मक रूप से कम होनी स्टार्ट हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है इसका फैक्टर जो है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस का, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति, कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कंडीशंस क्या हैं, ये भी प्रभावित करती हैं देश के अंदर जो आपकी इंटरेस्ट रेट चल रही है वो भी। देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्कृष्ट स्थिति में हो तो ब्याज दरें क्या होंगी, नीची होंगी, क्योंकि वो क्या करेगा, अदर कंट्रीज को डोमिनेट करेगा और उसके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, उसके पास लिक्विडिटी एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि कोष प्रवाह अन्य देशों से अपने देश की ओर हो रहा होता है, आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो दूसरे देशों के कोष आपकी तरफ आ रहे हैं, तो जब पैसा एक्सेस में होगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएगी। ठीक इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति अगर आपके अनुकूल नहीं है तो देश से फंड्स जो हैं वो देश से बाहर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ब्याज दरें क्या होंगी आपकी, तुलनात्मक रूप से ऊंची होती हैं। अंतिम जो इसका कारण है, इसको प्रभावित करने वाला वो है राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। जब जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो आर्थिक नीतियाँ सुचारू रूप से बनती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बनती हैं, तो
जब सब कुछ स्टेबल चल रहा होता है तो बिजनेसमैन भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करने से सकते नहीं, आसानी से धन उपलब्ध हो जाता है, बैंकों को भी विश्वास होता है कि ठीक है ये चीज़ें चलेंगी। तो तुलनात्मक रूप से ब्याज दरें क्या होंगी आपकी, कम होंगी। हर क्षेत्र उस टाइम प्रगति कर रहा होता है। लेकिन इसके विपरीत जब अस्थिरता है, बार बार पार्टियाँ चेंज हो रही हैं, सरकार चेंज हो रही है, जैसे कि आयाराम गयाराम की बात हो रही है, हर दूसरे महीने या छठे महीने गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स बन जाती हैं, तो उसमें कोई भी जो सेक्टर है उसको हर सेक्टर क्या करता है, संदेह की स्थिति में बना रहता है कि पता नहीं नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या नीतियाँ बनाएंगी। तो कोई भी पैसा आसानी से देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो तुलनात्मक रूप से उसकी पूर्ति घट जाती है और ब्याज दरें क्या हो जाती है आपकी, भिन्नता पाई जाएगी और वो तुलनात्मक रूप से ऊंची होनी स्टार्ट हो जाती हैं और संगठित क्षेत्र के बजाय असंगठित क्षेत्र इसमें ज़्यादा हावी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे सारे पॉइंट्स आपके जो कि इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्याज दर संरचना की। ब्याज दर संरचना मतलब एक मेनली कितने टाइप्स की इंटरेस्ट रेट्स हो सकती हैं, तो दो तरह की ब्याज दरें होती हैं। पहला आपका आता है इसके अंदर प्रशासकीय ब्याज दरें। प्रशासकीय ब्याज दरें जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड होंगी, एक अथॉरिटी होगी इसके लिए, वो गवर्नमेंट हो सकती है, केंद्रीय बैंक हो सकता है, जो इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उसके द्वारा पूरे देश में या पूरे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बैंकिंग सेक्टर, उसके लिए क्या किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। तो प्रशासकीय जो ब्याज दरें होती है वो केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा क्या होती हैं, नियमित और लागू की जाती हैं। दूसरे प्रकार की ब्याज दरें होती है वो होती हैं बाजार आधारित ब्याज दरें, यानी मार्केट के बेस के ऊपर ये कार्य करती हैं। ये कुछ निगम या संस्थाएं और व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा ये क्या होता है, ये इनको प्रचलित किया जाता है। इसमें संगठित क्षेत्र हो सकता है, असंगठित क्षेत्र हो सकता है, निगम हो सकती है, संस्थाएं हो सकती है, व्यावसायिक शाख हो सकती है। ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके बाजार आधारित ब्याज दरों के अंदर आते हैं। तो ब्याज दर संरचना कितने प्रकार की हुई है आपकी, भारत के संबंध में बात करें तो दो तरह की, प्रशासकीय ब्याज दरें और बाजार आधारित ब्याज दरें। अब प्रशासकीय ब्याज दरों में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन सी दरें आती है, और बाजार आधारित जो इंटरेस्ट रेट है उनमें कौन कौन से आते हैं, इनकी हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।